इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बेंगलुरु सुसाइड केस से जुड़ी आ रही है, जहां पर पुलिस ने मृतक इंजीनियर की पत्नी पर एफआईआर दर्ज कर ली है। ससुराल वालों पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अतुल की पत्नी समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल बेंगलुरु के एआई इंजीनियर ने सुसाइड किया है। 90 मिनट का वीडियो बनाया है, 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है और उस सुसाइड नोट में साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि डाइवोर्स सेरेमनी में उससे 3 करोड़ की डिमांड की जा रही थी, उसे टॉर्चर किया जा रहा था। देश की कानून व्यवस्था को भी लेकर उसने सवाल उठाए हैं और यह भी कहा है कि इस देश में क्या पुरुषों के लिए कानून कमजोर है, और सीधा आरोप अपनी पत्नी पर, अपने ससुराल वालों पर लगाते हुए उस एआई इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया है। इस तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस एआई इंजीनियर के परिवार वालों की तस्वीर है, जिनका लाजमी है रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उनकी माता को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका बेटा तमाम इन चीजों से अकेले गुजर रहा था। बेंगलुरु में अच्छा खासा पैकेज होने के बावजूद भी क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस व्यक्ति की जिसने सुसाइड किया, किस तनाव से वो गुजर रहा होगा। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहला ये 90 मिनट का वीडियो है जो इस एआई इंजीनियर ने खुद जारी किया है। दूसरा 40 पन्नों का सुसाइड नोट है जो वो लिख कर गया है और कई बातें इस सुसाइड नोट में लिखी गई है एआई इंजीनियर की तरफ से। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस एआई इंजीनियर के परिवार वालों की, जिसके जाने के बाद उनके परिवार वालों का क्या हाल हुआ है, उनकी माता का क्या हाल हुआ है। उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस दशा से उनका पुत्र, उनका बेटा गुजर रहा होगा। दरअसल डाइवोर्स का ये पूरा मामला था, एलिमनी का ये पूरा मामला था, 3 करोड़ की मांग की जा रही थी, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था और कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों ने इस एआई इंजीनियर को इतना प्रभावित किया, इतना ज़्यादा मानसिक तनाव दिया कि इसने खुदकुशी कर ली। कई अहम बातें अतुल ने अपने सुसाइड नोट में कही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जज को लेकर अतुल ने क्या कुछ कहा है। जौनपुर की जज पर भी उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं क्योंकि अपने सुसाइड नोट में और सुसाइड वीडियो में जज को भी कटघरे में खड़ा किया है अतुल ने। जज पर उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप है। जज की अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ी थी। प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज ने 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया था। जज ने 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। ये तमाम आरोप हैं जो लगाए गए हैं अतुल की तरफ से और पत्नी को तो कटघरे में खड़ा किया है, ससुराल वालों को किया है, लेकिन जज को भी किया है। इंसाफ, लीगल सिस्टम, क्या ये देश के कानून व्यवस्था पुरुषों के लिए भी उतनी ही जस्टिफाइड है जितनी महिलाओं के लिए है? इन तमाम चीज़ों पर अतुल सुभाष ने सवाल खड़े करके सुसाइड किया है। वो तो चले गए लेकिन कई सवालों के साथ छोड़कर गए हैं, कानून में पेचीदगियों के साथ छोड़कर गए हैं। जज पर आरोप लगाए हैं। उनकी माता का क्या हाल हुआ है ये इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 40 पन्नों का सुसाइड नोट, 90 मिनट का वीडियो। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर जिंदगी से क्यों हार गए अतुल सुभाष। सुसाइड नोट में पत्नी पर आरोप लगा है। 2019 में दरअसल अतुल की शादी निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के 2 साल बाद डाउरी और हत्या का केस निकिता ने दर्ज किया था। ससुराल की आर्थिक मदद की, उसके बाद भी पत्नी ने 3 करोड़ गुजारा भत्ता मांगा। बीमारी से ससुर की मौत हो गई लेकिन ससुराल वालों ने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी थी। 2 साल में 120 बार कोर्ट में पेशी के लिए अतुल को जाना पड़ा था। जज के सामने पत्नी ने कहा सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, जज हंसने लगी थी। ये तमाम बातें अतुल ने अपने इस वीडियो में कही है जो हैरान करने वाली है, जो हमें सोचने को मजबूर करती है। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से
ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। 2 साल के अंदर उसने इतने नंबर ऑफ के मतलब उसके डेट्स पड़े हैं, बिकॉज कि वहाँ एक कोई जज हैं जो लेडी हैं, वो लेडी तो हैं, तो ऐसा जज के पोस्ट पे सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप लड़कियों को सिर्फ के फेवर में बात करो। आप देयर शुड बी, आप एक पोजीशन पे जब बैठ जाते हो वहाँ पे आपको न्याय करना होता है, चाहे वो लड़कियों के लिए के पक्ष में हो या लड़के के पक्ष में हो, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, नॉट कि प्रताड़ित क्यों गया है। क्योंकि इंडिया का सिस्टम ऐसा है, इंडिया का कानून ऐसा है कि जिसमें ऐसा दिखाया जाता है कि लड़कियां ही प्रताड़ित की गई हैं। ऐसा क्यों? लड़के प्रताड़ित नहीं हो सकते क्या? लड़के के ऊपर जो मेंटल प्रेशर होता है, क्या वो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो लड़कियों को ही प्रताड़ित किया जाता है? लड़के को भी प्रताड़ित किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश शर्मा, हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, कई सारे सवाल ये सुसाइड खड़ा करता है। पहला तो मैं आपसे ये अपडेट लेना चाहूंगी कि उनके परिवार वालों का क्या हाल है। उनको हम सुन रहे थे, उनकी माता की तस्वीर लगातार देख रहे हैं, देख के तकलीफ हो रही है कि एक AI इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल की थी, वो कितना मजबूर हुआ होगा हालातों से कि उसने एक कदम उठाया। और दूसरा, क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था एलिमनी को लेकर ज्यादा राइट महिलाओं को देती है? क्योंकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब डाइवोर्स एलिमनी को लेकर बातें हो रही है। देखिए, पहला सवाल का जवाब आपका ये है कि उसके माता पिता जो अतुल के जो माता पिता हैं वो बहुत सदमे में हैं, बहुत गमगीन हैं और फिलहाल अभी जो है वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं अपने जवान बेटे की मौत को लेकर। वहीं अगर बात की जाए जो महिलाओं को जो अधिकार मिला हुआ है कानून में, उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि महिलाओं को कानून में ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। हालांकि ये अधिकार उनकी सुरक्षा, उनके आत्मसम्मान को लेकर दिए गए थे, क्योंकि देश में कई ऐसे मामले सामने आए थे जब महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ा था, चाहे वो दहेज के लिए होना पड़े या फिर जो मानसिक प्रताड़ना हो, शारीरिक प्रताड़ना हो या कोई दूसरी प्रताड़ना हो। इसको लेकर कानून में कई जो है प्रावधान थे जो महिलाओं को अधिकार देते थे ताकि वो इंसाफ जो है पा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे इन कानूनों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। आज मैं आपको बताऊं कि जितने भी मामले दहेज प्रताड़ना के दर्ज होते हैं उनमें से ज्यादातर मामले जो है वो प्री प्लान किए जाते हैं। प्री प्लान किए के तहत जो है वो पति को और ससुराल वालों को फंसाया जाता है और यही कारण है कि महिलाएं, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं। ऐसे में जो कानून में प्रावधान की जरूरत है, कानून को बदलने की जरूरत है ताकि जो अधिकार एक महिला को जो है मिले हुए हैं कानून या संविधान के द्वारा, वैसे ही अधिकार जो है पुरुष को भी मिले, ताकि पुरुष के साथ अगर कुछ प्रताड़ना होती है, जैसे शादी के बाद इस केस में अगर देखा जाए जो अतुल सुभाष के केस में हुआ, तो इस केस में महिलाओं को अधिकार प्राप्त थे। इसीलिए जो उनकी पत्नी थी निकिता सिंघानिया, वो लगातार अतुल को हरासमेंट करती रही। आप सोचिए कि किस तरीके से जो है उन्होंने अपने सुसाइड वीडियो में ये भी कहा कि 120 बार पेशी हुई थी कोर्ट में। अगर कोर्ट कचहरी के ही चक्कर एक व्यक्ति इतना लगाते रह जाएगा, क्या पैसे कमाएगा, क्या जीवन में आगे बढ़ेगा? डाइवोर्स के मामले में क्या 120 बार पेशी होती है? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि मेंटेनेंस कितना दिया जाए, ये कहाँ से तय होता है? हमारे देश की कानून व्यवस्था के अनुसार 3 करोड़ का मेंटेनेंस मांग रही थी और उस पर FIR भी दर्ज थी। ये भी बताया जा रहा था उस वीडियो में अतुल की तरफ से कि उनके जो ससुर थे उनकी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उस पर हत्या का FIR दर्ज किया गया था। तो ये तो एक पूरा मेंटल टॉर्चर का खेल है जो रचा गया अतुल के साथ। देखिए, अतुल एक AI इंजीनियर था
ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि अतुल एक वेल सेटल्ड आदमी था, फाइनेंशियली वो काफी मजबूत था, साथ ही पढ़ा लिखा इंसान था, पढ़ी लिखी फैमिली से आता था। ऐसे में जब अतुल की शादी निकिता सिंघानिया से हुई थी तो उसके दो साल के बाद बताया जा रहा है कि उनके जो ससुर हैं उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद निकिता सिंघानिया ने अपने पिता की हत्या का जो मुकदमा है वो दर्ज करवा दिया था अतुल सुभाष के खिलाफ। हालांकि अगर बात की जाए निकिता सिंघानिया की, तो निकिता सिंघानिया ने जब ये मामला दर्ज करवाया था उसके बाद अतुल सुभाष का यह आरोप था कि उस मामले को निपटाने के लिए ऐसा आरोप लगाया गया अतुल की तरफ से कि जज ने 5 लाख रुपए की मांग की थी। वहीं पहले निकिता ने जो मामले दर्ज करवाए थे उसकी अगर बात की जाए तो निकिता ने ना सिर्फ अतुल सुभाष के खिलाफ बल्कि उसके भाई और उसके माता पिता के खिलाफ भी मामले दर्ज करवाए थे, जिसमें जो हत्या, दहेज प्रताड़ना और अप्राकृतिक यौन संबंध का जो है वो मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पहले 1 करोड़ रुपए का जो मेंटेनेंस मांगा गया, लेकिन बाद में उसको 3 करोड़ रुपए का कर दिया गया। ऐसे में जब अतुल जो सुभाष ने साफ तौर पे जिस तरीके से बताया गया था कि 120 बार पेशी हुई, ये ऐसा जनरली केसों में नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट्स के पास वैसे ही केसेस के बहुत दबाव होते हैं, तारीखें लंबी डलती है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि 2 महीने में या छोटे से वक्त में 120 बार पेशी जो है वो होना, ये अपने आप में सवालिया निशान भी खड़े करता है। क्योंकि रजनीश, जज पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। हम अभी ये भी दिखा रहे थे कि कैसे जज पर आरोप लगा है, रिश्वत का भी आरोप लगा है। ये भी कहा गया है कि जज के सामने पत्नी ने कहा था अतुल से कि तो सुसाइड क्यों नहीं करने लगते हो, तो जज इस पर हंसने लगती है। तो ये तमाम चीजें हैं, क्या वो पाइलअप की होंगी अतुल के दिमाग में, उसके कंडक्ट में, और उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया? क्योंकि एआई इंजीनियर आज के समय में जब सबसे ज्यादा चर्चा एआई की होती है, जहां उसकी सैलरी पैकेज बहुत हाई होगा, बेंगलुरु में जो लोग काम करते हैं इस इंडस्ट्री में वैसे ही उनका पैकेज काफी अच्छा होता है, इन सब फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग होने के बाद कि उनकी पत्नी उनसे डाइवोर्स की एलिमनी 3 करोड़ मांग रही है, वो क्या मानसिक तनाव रहा होगा अतुल के जीवन में कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? देखिए, ये तो मानसिक तनाव का एक पहलू था। मैं आपको दूसरा पहलू भी बताता हूं कि अतुल के खिलाफ कुल 9 मामले जो है दर्ज थे, जिसमें से 6 मामले लोअर कोर्ट में चल रहे थे, जबकि 3 मामले हाई कोर्ट में चल रहे थे। और इसमें लगातार पेशियां होना, तो आदमी अपनी नौकरी नहीं करता, जो मेंटली जो है वो हरासमेंट करने के लिए तमाम केस मुझे लगता है किए गए होंगे, ताकि एक के बाद एक पेशी होती रहे और अतुल इन पेशी में पढ़कर ही परेशान होता रहे, और जो डिमांड्स जो निकिता सिंघानिया की तरफ से की जा रही हैं उन डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा कर दे वो। आप सोचिए कि 1 करोड़ रुपए का मेंटेनेंस मुझे लगता है कि कोई नहीं मांगता, और 1 करोड़ को बढ़ा के 3 करोड़ जो है वो कर दिया गया मेंटेनेंस। तो ऐसे में जो मोटिव है वो बिल्कुल साफ है कि हैरेसमेंट करना था। फाइनेंशियली, क्योंकि अतुल सुभाष स्ट्रांग थे, फाइनेंशियली साउंड थे, उनका परिवार, उनसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो एक्सट्रॉक्ट करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। इसके साथ साथ अतुल ने अपने सुसाइड नोट में और जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसमें साफ तौर पे पत्नी निकिता सिंघानिया पे ये भी आरोप लगाया कि उनके बेटे की शक्ल तक देखने नहीं देती। आप सोचिए, एक आदमी के लिए इससे बड़ा मेंटल हैरेसमेंट क्या होगा कि एक तरफ उनके माता पिता पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज है, 120 बार 2 महीने में पेशी होती है, जज जो है वो जैसा आरोप लगाया गया रिश्वत मांगती है, जज के सामने पत्नी कहती है आत्महत्या कर लो, जज हंस रही है। रजनीश, इन सब में अतुल की भी तरफ से तो कोई केस रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या? उसने इतने कोर्ट केसेस में कभी भी जज के सामने इस बात को समझाने की कोशिश नहीं की कि अपने राइट्स को कैसे मिसयूज कर रही है सिंघानिया? अगर ऐसा हुआ है तो देखिए, जाहिर तौर पे अतुल के वकील ने भी ये बात रखी होगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कानून में जो कानून का जो प्रावधान है वो महिलाओं को ज्यादा अधिकार और ज्यादा छूट देता है। ऐसे में अगर 120 बार पेशी होती है तो मुझे लगता है कि अतुल का ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट से बल्कि कानून व्यवस्था से भी विश्वास पूरी तरीके से उठ गया था कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। यही कारण है, आपने उनका जो वीडियो है उसे भी सुना होगा, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उनकी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक उनके जो आरोपी हैं, जो उनकी पत्नी है, माफ कीजिएगा, निकिता
निकिता सिंघानिया, उनकी सास है और तमाम वो लोग जो उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती तब तक उनकी अस्थियों को प्रवाह ना किया जाए। इसके अलावा अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियां कोर्ट के बाहर किसी नाले में या नाली में बहा दिया जाए। आप सोचिए कि अतुल या अतुल के जो वकील जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कोर्ट में, वो भी कितना मानसिक तनाव झेल रहे होंगे कि पुलिस उनकी नहीं सुनती, जुडिशरी उनकी नहीं सुन रही है, और कोर्ट में खड़े होकर उनकी पत्नी किस तरीके से बातें कर रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा। पेशियां लगातार हो रही हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही हैं। एक तरफ उनके खिलाफ केस है, बच्चे की शक्ल नहीं देखने दी जा रही, और उनके जो माता पिता हैं उनके खिलाफ केस दर्ज है। आप सोचिए मेंटली हैरेसमेंट लेवल किस लेवल का होगा, और जिसके बाद अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल जो है वो अब ये मामला सामने आ चुका है, पूरी देश और दुनिया को ये मामला पता चल चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अतुल सुभाष के मामले में उनकी मौत के बाद आगे क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा, या जिस तरीके की वो जो शक जता रहे थे कि उनको इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि तमाम लोग जो है उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, वो निरंतर इसी तरीके से चलता रहेगा। रजनीश, कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके कॉलीग्स के भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत स्ट्रेस थे। उनकी वाइफ जो है उनके बेटे के नाम पर पैसे मांगा करती थी। क्या निकिता सिंघानिया, क्या वो वर्किंग थी, क्या वो अर्निंग थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और क्या अगर कोई हमारे देश में तो ये भी कानून है रजनीश कि अगर वाइफ जो है वो ज्यादा पैसे कमाती है तो हस्बैंड क्लेम कर सकता है कि उसको एलुमनाई चाहिए, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लेकिन ऐसे में जहां कानून दोनों के लिए है, क्योंकि कानून सिर्फ एक के लिए नहीं है, कानून दोनों के लिए है, वहां पर इस्तेमाल इस कानून का ज्यादा महिलाएं करती हैं क्योंकि ये एक माइंडसेट है कि फाइनेंशियली वीकर होती हैं। इन सब के बीच में क्या मिसेस सिंघानिया, उनका कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम था? क्या वो बेंगलुरु में ही रहती थी? क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी? क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड रहा है? क्या इस बारे में कुछ इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि निकिता सिंघानिया करती क्या थी, क्या वो नौकरी करती थी या वो उनका कोई बिजनेस था, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मेंटेनेंस की जहां तक बात आती है तो वो देखा जाता है कि एक बच्चे की महीने की परवरिश करने के लिए और एक इंसान को अपने बच्चे को पालने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है, उस हिसाब उसके बाद देखा जाता है कि पति की जो मंथली इनकम है वो कितनी है, व्यापार से कितना पैसा आ रहा है, या कितने सोर्स ऑफ इनकम कितने हो, उसको देख के ही मेंटेनेंस को तय किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी ने कहा कि आप मुझे 1 करोड़ रुपए महीना दो और पति जो है वो जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो ऐसे में वो 1 करोड़ रुपए महीना कैसे देगा? ऐसे में कानून ये कहता है कि एक बच्चे की परवरिश के लिए, उसके पढ़ने लिखने, खाने पीने के लिए, स्कूल की फीस के लिए, और जो माँ है उसके रहने के लिए, चाहे वो किराए के मकान में रहती है, उसके वहाँ का किराया कितना है और उसको एक महीने में कितना जो है पैसा इनफ होता है खुद को और अपने बच्चे को पालने को लेकर, उस हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाता है। कोई भी एक शख्स ये मेंटेनेंस खुद तय नहीं कर सकता, हालांकि वो डिमांड जरूर कर सकता है, लेकिन जज जो है वो पूरी जो तमाम पहलू, दोनों पक्षों के जो पहलू हैं, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसको देखते हुए तय करता है कि मेंटेनेंस कितना दिया जाना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं अतुल जो सुभाष की अगर बात करूं तो अतुल सुभाष कोई शक नहीं था कि फाइनेंशियल साउंड थे, वो फाइनेंशियली जो है वो मजबूत थे, उनके फैमिली पढ़ी लिखी थी, एआई इंजीनियर थे। आप सोचिए एआई इंजीनियर आज के मौजूदा वक्त में। बिल्कुल रजनीश, आजकल सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा होती है टेक्नोलॉजी को लेकर तो वो एआई की ही होती है, और वो एआई इंजीनियर थे। कब से उन्होंने इस चीज की पढ़ाई की होगी, वो कितना अच्छा उनका पैकेज रहा होगा, यानी कि फाइनेंशियली वो बहुत सशक्त थे। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनके भाई को, विकास का, जिसका बाइट भी हमने चलाया है, व्यूअर्स को सुनाया है, उनका ये कहना है कि उनके भाई सिस्टम से हरास हो गए थे। सिस्टम यानी कि लॉ एंड मैरिज। क्या हमारे देश में शादी, जिसके लिए जीवन भर की पूंजी जो इकट्ठा की जाती है और वो शादी में खर्च कर दी जाती है, क्या शादी किसी को इतनी भारी पड़ सकती है रजनीश? क्या डाइवोर्स एलुमनाई में कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है? क्या जजेस को भी ये बात समझने की जरूरत है, या हमारे देश के कानून को भी अमेंडमेंट की जरूरत है कि वो कानून जो महिलाओं को इतना हक देते हैं वहां पर पुरुषों को भी वही जगह और वही हक मिलना चाहिए? क्योंकि किस तरह महिलाएं इन राइट्स को मिसयूज कर रही हैं, इसका कोई लेखा जोखा, इसका कोई ट्रांसपेरेंसी, इसका कोई पैरामीटर कहां है? देखिए, अभी तक अगर बात की जाए तो अभी तक सिर्फ महिलाओं को ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त है कानून की तरफ से कि वो अपने मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा
और अपने आप को न्याय दिलाने को लेकर उन कानूनों का जो है वो उपयोग कर सके। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मौजूदा वक्त जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे इस कानून का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। ऐसे में जो अधिकार कानून एक महिला को देता है वैसे ही अधिकार जो है एक पुरुष को भी मिलने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी या किसी महिला के खिलाफ कोई मामला दर्ज करवाता है या कोई कानूनी स्टेप उठाता है तो कहीं ना कहीं पुरुष को ही जो है वो शक की निगाह से देखा जाता है। बिल्कुल, और ये कई ऐसे फॉल्स केसेस हैं जो हमारे देश में सामने आए हैं जिस पर सिस्टम को समझने की जरूरत है और इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक 34 साल के वेल सेटल्ड व्यक्ति ने अगर सुसाइड किया है तो ये बहुत बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए। कई और ऐसे पुरुष हैं जो इससे झेल रहे होंगे लेकिन उसका कोई इलाज होगा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।